मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का अपना न्यू टॉपिक सोने को टी की अभिक्रिया। इससे पहले भी और हम लोगों ने कई टॉपिक वीडियो बनाए हैं और उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आज शून्य कोटि में हम ऐसे दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसका लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं कि शून्य कोटि किसे कहते हैं। तो लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की वह कोटि होती है जिसकी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, समझ में डेफिनेशन क्या। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की वह कोटि होती है जिसकी अभिक्रिया की दर जो है उसके अभिकारक पर निर्भर नहीं करती। दैट मीन्स हम यदि लिखते हैं, कोई रिएक्शन ले लेते हैं, A to B, A अभिकारक है, B उत्पाद है। किसी किसी बुक में आपको देखने मिलेगा कि R ले लेता है और P ले लेता है। R रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, P प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो उसमें पूरा R को लेके चलता है, हम यहाँ पूरा A को लेके चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर यदि आपको R वाला ही लेके चलना है तो जैसा मैं डेरिवेशन बताऊंगा आप वहां A की जगह सिर्फ R पुट कर देना, बाकी पूरा पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ये A भी लेके चलते हैं, ये सिंपल बात है। तो A B, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी इस रासायनिक समीकरण के लिए। अच्छा, पहले जमा लेते हैं इसको यहाँ पे अपन। किसी रासायनिक समीकरण के लिए A टेंड्स टू B, तो इसके लिए अभिक्रिया की दर क्या होगा। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसी मैंने बताया था कि अभिक्रिया की दर जब भी निकालेंगे तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो समानुपाती होगी इसके अभिकारक की सांद्रता के। चूंकि वो अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है अभिक्रिया की दर, तो आप उसकी घात में 0 लिखेंगे। यदि ये अभिकारक सांद्रता पर निर्भर करती तो आप 0 हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो निर्भर नहीं कर रही इसलिए इसकी घात में क्या लिखा, 0 लिखा हमने। अभिक्रिया की दर फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो भी अभिक्रिया की दर होगी यदि हम अभिकारक के लिए निकाल रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं उसको। तो dA by dt करेंगे और माइनस लगाएंगे। अभिकारक के लिए माइनस होता है, उत्पाद के लिए यूज करते हैं तो प्लस होता है, समझाया था मैंने। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बराबर। अभिक्रिया की दर को हमने इससे शो किया, प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमेशा मैंने बताया है कि जब भी आप ये समानुपाती का अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हो तो आपको बराबर लगता है और एक न एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मोस्टली हम कांस्टेंट के रूप में k लेते हैं, 11 से ये सीख रहे हैं k। अब चूंकि पहले एक लाइन लिख देते हैं, किसी की भी घात यदि 0 होती है उसकी वैल्यू 1 लिखते हो तो लिखोगे चूंकि a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, किसी की भी घात यदि आप 100 की घात भी 0 लिख देते हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होगा। ये पढ़ाया आप लोगों ने 11th में, मैंने 11th का वीडियो पढ़ाया आपको। तो अब यहाँ पे इस 1 को पुट कर देते हैं तो आएगा माइनस dA by A इक्वल टू k। अच्छा, यहाँ dt था, सॉरी dt। ठीक है, dt और यहाँ बचा सिर्फ k अपने पास। dt का 3 गुणा कर देते हैं, माइनस dA इज इक्वल टू k dt। माइनस को उस तरफ भेज देते हैं t की साइड, इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छा आएगा, इजी। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर
समाकलन करते हैं। आप तब तक इसकी पूरी वैल्यू नोट कर लीजिए, देन इसको मिटा के शुरू से करते हैं पूरा, तो अच्छा जगह मिल जाएगा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पे थे कि तो हम लोग इस पॉइंट पे थे कि dA बराबर माइनस के dt, और लिखे थे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर तो हम दोनों से समाकलन करते हैं। समाकलन का साइन लग गया, dA माइनस बाहर के dt, के कांस्टेंट है, अंदर रहेगा नहीं, समाकलन के बाहर निकाल देते उसको भी, dA इक्वल टू माइनस के dt हो गया। 11 से सीखते आ रहे हैं, यदि हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x रहता है, dt का करते हैं तो t रहता है, dy का करते हैं तो y रहता है, dw का करते तो w आता है अपने पास। उसी प्रकार से dA का कर रहे हैं तो a आएगा अपने पास। ठीक है, तो dA का a और dt का t, ये चीज क्योंकि होता है यहाँ पे 1 का है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 का इसी के फॉर्म में लिखा जाता है। वो इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, लेकिन यहाँ आप सिंपल याद रखेंगे dA का a dt का t, ये होता है इंटीग्रेशन में इसका। ठीक है, तो dA का हम लिख लेंगे a माइनस के dt का t, एक प्लस करके हम यहाँ पे c लिखेंगे। कुछ लोग इसको i भी लिखते हैं, c या i हम जो भी बोलेंगे, आखिर ये है क्या, ये एक समाकलन स्थिरांक होता है जो समाकलन के पश्चात हमेशा आता है। इस चीज को याद करना है आपको। ठीक है, 11th में हम लोगों ने इसका ज्यादा यूज नहीं किया था, लेकिन 12th में है, जहां c एक समाकलन स्थिरांक है। ओके, समाकलन स्थिरांक है मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको एक समीकरण देते हैं, हमको इस c की वैल्यू चाहिए। इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में समय t इक्वल टू 0 पर तो हमने लिखा कि प्रारंभिक अवस्था में समय t इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू a नॉट। यहाँ पे a नॉट क्या उद्देश्य करते हो, देखो a है अभिकारक की सांद्रता, और a और नीचे 0 लगा दिया हमने, तो ये होगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। इसे क्या करेंगे, समय शून्य था, मतलब जो आप a से b बना रहे थे, आपका स्टार्टिंग का समय 0 है, मतलब आपने अभिक्रिया प्रारंभ नहीं की। जब आपने अभिक्रिया प्रारंभ नहीं की तो अभिकारक की मात्रा न घटेगी न बढ़ेगी, मतलब जो अभिकारक की मात्रा है वह अपने प्रारंभिक मात्रा के मतलब प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होगी। तो ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण, और ये केवल अभिकारक का सांद्रण होता है। ठीक है, ये चीज है। तो प्रारंभिक अवस्था में समय t इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू a नॉट, ये यूज कर रहे हैं अपन। समीकरण इनपुट कर देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण एक मान रख देते हैं, ये दोनों चीज को यहाँ a की जगह पे हो जाएगा a नॉट, ओके, t की जगह पे हो जाएगा 0, ओके, a की जगह पे a नॉट आ गया, और माइनस के इंटू 0 प्लस c, तो जो 0 से मल्टीप्लाई हो तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा c की वैल्यू ये आई। अब इस c के मान को समीकरण 1 में फिर से हम रख देंगे, लिखते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर बस हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ पुट कर देते हैं, तो बाकी सबको ऐसे उतार देंगे, a माइनस के टी प्लस a नॉट, ये c की वैल्यू हमने उतारी। आप क्या करेंगे, माइनस के टू यहाँ कर लेते हैं, a को वहां ले जाते हैं, माइनस के टी यहाँ आया, के टी हो गया, a नॉट पहले था यहाँ पे, a को इधर ले आते हैं अपन। हमको जो क्वेश्चन पूछा था कि सोने कोटि के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक निकालिए, के क्या होता है, के को दर स्थिरांक ही तो बोलते हैं अपन। तो t इक्वल टू, क्योंकि वो दर हटाने के फलस्वरूप आता है इसलिए दर स्थिरांक है, a
पाई टी, सॉरी के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये आ गया शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके लिए तर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये उसके लिए सूत्र आ गया। के क्या है जहां पे, तर स्थिरांक। ए नॉट का है कहां पे, उसके प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है, सिर्फ सांद्रता अभिकारक की। और टी क्या है, वो समय जितने में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो शून्य कोटि में दिखता है वही पूछता है, तो उसको देख लेते हैं अपन, जो इससे भी छोटा है काफी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, एक नया वर्ड यहाँ सुनने मिल रहा होगा आपको, अर्धायुकाल। आखिर ये अर्ध आयुकाल क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब उसकी एज, मतलब समय से संबंधित है, काल वही समय बताता है। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि अर्ध आयुकाल का डेफिनेशन क्या होता है। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। अर्ध आयुकाल, ओके, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका अपन, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है। ठीक है, अर्ध आयुकाल क्या होता है, वह समय होता है, वो एक समय ही है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब है यदि A से B कन्वर्ट हो रहा, इसकी 100 मोल की वो कन्वर्ट होना है इसमें, तो ऐसा समय जब इसकी आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, अर्थात 100 में से 50 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में से 50 A B में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा अभिक्रिया चालू होते ही। तो जितने में वो आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जा रही है, उस समय को ही अपन अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्थात अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब आधी घटना घट चुकी होती है, आधा उत्पाद बन जाता है अभिकारक से। ये चीज है अर्ध आयुकाल का मतलब। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक संदर्भ के समानुपाती होता है या प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर करता है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन उतार लीजिएगा इसका, ठीक है, मैं इसको मिटा के सूत्र से इसका सॉल्व करते हैं कैसे आता है। ठीक, तो अब हम इसको लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसमें भी काम करते 2 कॉलम बना लेते, हो सकता है जो पड़ जाए उसकी। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या आता है, K इज इक्वल टू ए नॉट बाई ए बटे में आ जाएगा हमारा टी, ये समीकरण आता है। तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा से, अच्छा वहां पे भी जो डेफिनेशन लिखी है उसमें एक लाइन आप और नोट कर लीजिएगा, अर्ध आयुकाल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। आप ऐसे टी बनाएंगे स्मॉल और बटे यहाँ छोटे नीचे में लिखेंगे 1/2, उसमें एक लाइन आप ऐड कर लीजिएगा कि अर्ध आयुकाल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए क्या हो जाएगा, टी की जगह हो जाएगा टी हाफ, समय जो है वो अर्ध आयुकाल कहलाएगी, तथा उसकी जो सांद्रता है, ठीक है, ए, वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, उसका जो अभिकारक की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसकी। ठीक है, ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, समीकरण 1 देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर K इक्वल टू ए नॉट तो पहले से है, माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। कितनी अभिक्रिया, आधी, मतलब उसका सांद्रण जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रण घट के आधा हो जाता है, इसलिए।
और बट्टे में अपने पास टी की जगह टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। टी हाफ यहां ले आते हैं, इंटू के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 2 यहां आ जाएगा, तो टी हाफ इंटू के इक्वल टू 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। 2 ए नॉट से एक ठो ए नॉट घट जाएगा तो एक ठो बचेगा, तो ए नॉट बाई 2। यहां था टी हाफ के को नीचे ले आते हैं अपन, तो टी हाफ इज इक्वल टू अपने पास ए नॉट बाई 2 के। 2 एक नंबर है, मतलब कांस्टेंट, के दर स्थिरांक था ऑलरेडी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और इक्वल क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। इसका मतलब है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण के, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात उस पर निर्भर करता है। तो ये थे शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल और शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्थिरांक। हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे, या ये भी हो सकता है कि 5 नंबर में दोनों क्वेश्चन मिक्स करके पूछ सकता है, दोनों एक साथ देके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसमें समझेंगे उसको, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी इस टॉपिक से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। थैंक यू।